नमस्कार। तेज हरियाणा और के हरियाणा के साझे प्लेटफॉर्म पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और हम लगातार आपको सिरसा की हर विधानसभा से चुनावी विश्लेषण आपको बता रहे हैं। और आज भी सिरसा की और कहिए आप हरियाणा की एक ऐसी सबसे रोचक, सबसे जो राजनीति के तौर पर हॉट सीट जैसे माना जाता है, वो हरियाणा के आखिरी छोर पर विधानसभा हम एलनाबाद की बात करेंगे। और ये एक ऐसी सीट है जो लगातार अगर आप देखेंगे 1977 से लेकर 2005 तक ये रिजर्व सीट रही है। और अब तक इस विधानसभा में कुल 15 चुनाव हुए, जिनमें से 13 आम चुनाव और 2 उपचुनाव। इन दोनों उपचुनाव में आईएनएलडी की तरफ से यहाँ पर जीत दर्ज की गई है। और पिछले 4 बार के लगातार उपचुनाव को भी आप लास्ट आखिर के उपचुनाव को आप देखेंगे तो यहाँ पर अभय सिंह चौटाला यानी कि आईएनएलडी का ही पिछले 4 चुनाव से यहाँ पर दबदबा है। तो क्या कहता है एलनाबाद का चुनावी माहौल, कैसा वहाँ के आंकड़ों का खेल है, किस तरीके का गणित है, इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए मेरे साथ के हरियाणा के संपादक रमेश जाखड़ जी हैं। जाखड़ साहब, एलनाबाद का चुनाव बहुत रोचक और हर किसी को इंतजार, पूरे हरियाणा की निगाहें तो इस चुनाव पर रहती हैं। और इस बार भी सबसे रोचक इसलिए हो गया है, मजबूती इसलिए हो गई है कि इस सीट पर सबसे पहले आईएनएलडी ने अपना विधायक है वो यहाँ से उतार दिया है। प्रत्याशी है जो उम्मीदवार, माफ करना, वो अभय सिंह चौटाला ही मौजूदा विधायक यहाँ से हैं और वो ही यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। तो बताइए सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है इस विधानसभा के, क्योंकि लोग जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं। क्या कहता है यहाँ का गणित? हाँ बिल्कुल गुरविंदर, देखिएगा ये सीट जो है वो पहले से ही जो वो इतिहास के पन्नों में इसका इतिहास जो वो काफी स्वर्णिम इसको हम कह सकते हैं इनेलो के लिए रहा है। अभी आपने जिक्र किया कि 1967 से 2019 तक 15 चुनाव हुए, जिनमें 2 उपचुनाव। एक तो ओम प्रकाश चौटाला जब मुख्यमंत्री बने थे उस समय उन्होंने जो है वो सीट छोड़ी थी, ये तो अभय सिंह चौटाला विधायक बने थे। दूसरा, अभी किसान आंदोलन के चलते अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दिया और उसके बाद उपचुनाव हुए तो फिर से विधायक बने। तो कुल मिलाकर के ये जो है वो इंडियन नेशनल लोकदल के लिए इसका इतिहास जो है वो स्वर्णिम रहा है। आने वाले समय में भविष्य इसका कैसा रहता है वो तो आने वाले समय पे निर्भर करता है, लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो टोटल जो है इसमें अगर 1982 से या 77 से अगर बात करें तो 77 से 2005 तक की आरक्षित सीट रही है। और 1967 से 2019 तक जो 15 चुनाव हुए हैं उनमें 5 बार जो है वो इनेलो से स्वर्गीय चौधरी भागीराम वो एमएलए रहे हैं इनेलो की सीट पे। केवल और केवल एक बार जो है वो कांग्रेस का एमएलए बना है, वो स्वर्गीय मनीराम जी जो है वो केरवाला, वो विधायक बने थे। वो विधायक कब बने थे इसमें वो 1991 में जो है वो विधायक बने थे और 13,761 वोटों से जो वो जीते थे। अब इसका अगर पूरा गणित हम करेंगे तो काफ़ी टाइम जो है वो काफ़ी समय लग जाएगा इसमें। तो हम 2005 से जो है वो इसका ले लेते हैं आंकड़ा जो है, क्योंकि इससे पहले तो अगर बात करें तो बहुत लंबा हो जाएगा। और 2005 से अब तक इसमें लगातार जो है वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का विधायक जो है वो जीत दर्ज करता आ रहा है। और इतनी बार विधायक रह गए गुरविंदर इसमें, लेकिन सत्ता के साथ एलनाबाद जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक बार ही रहा है। वो ऐसा कहा जा सकता है कि 2005 में शायद 2005 के बाद सत्ता के साथ भी नहीं रहा। अब तक इसका जो रिजल्ट जो आ रहा है वो यही आ रहा है। अब इसमें जो है वो मतलब अगर आप 2005 के बाद अब तक 19 सालों से लगातार गैर सत्ता में यानी कि विपक्ष में लगातार जो है वो रहा है। जैसे क्योंकि 2005 में इनेलो की सरकार चली गई थी, उसके बाद 2 प्लान जो है वो हुड्डा साहब सत्ता में रहे और मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद में 2 प्लान लगातार बीजेपी को हो चुके हैं। तो ये 10 और 10-20 साल यूं कहें कि एलनाबाद विधानसभा लगातार विपक्ष में ही जो है वो रहता आया है। सत्ता का सुख है वहां पर। सत्ता का सुख है, सत्ता का सुख वो लोग जो वो नहीं मिला भोग पाए हैं। हालांकि 2000 में जो भागीराम यहाँ से एमएलए बने थे उस समय जो है वो सत्ता के साथ एलनाबाद विधानसभा जरूर हम कह सकते हैं। और 2005 के बाद जैसे सरकार जाती है तो उसके बाद जो है वो सत्ता से जो है वो लगातार दूर रहा है। अब 2005 की अगर बात करें तो 2005 से इनेलो से जो है वो सुशील इंदौरा जो है वो चुनाव लड़े थे। उन्होंने 49,803 वोट लेकर के 21,883 वोटों की लीड से
वो जो है वो चुनाव जीते थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस से जो वो मनीराम फिर से चुनाव लड़ते हैं, उनको 27,920 वोट मिलते हैं। और स्वतंत्र यानी कि आज़ाद तौर पे जो है ओम प्रकाश केरवाला, जो कि शिषपाल केरवाला के पिताजी हैं शायद, या उनके दादा हैं, वो जो है वो यहाँ पे चुनाव जो है वो लड़ते हैं और उनको जो है वो 26,972 वोट जो है वो मिलते हैं। यहाँ पे इनेलो लीड करती है, जीत जाती है, सुशील इंदौरा एमएलए बन जाते हैं। लेकिन इस बार जो है वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सत्ता से दूर रहती है, कांग्रेस की सरकार आ जाती है। उसके बाद 2009 में अगर बात करें तो 2009 में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से ओपी चौटाला जो है वो चुनाव लड़ते हैं और 64,567 वोट लेते हैं। यानी कि सुशील इंदौरा ने 49,000 वोट लिए, ओपी चौटाला ने 64,000 वोट जो है वो यहाँ पे लिए हैं और 16,423 वोटों से जीत दर्ज करते हैं। और सुशील इंदौरा जो है वो 21,883 वोटों से जो है जीत दर्ज करते हैं। उसके बाद भरत सिंह बेनीवाल कांग्रेस से चुनाव लड़े थे 2009 में, 48,144 वोट जो है वो उन्होंने लिए थे और दूसरे नंबर पे रहे थे। उसके बाद अगर बात करें तो बीजेपी से अमीर चंद मेहता, जो कि इस बार भी जो है भाजपा की टिकट की दौड़ में शामिल हैं, उन्होंने केवल 3618 वोट जो है वो लिए थे। 2009 में इतना ज़्यादा बीजेपी का दबदबा था नहीं, बोलबाला था नहीं हरियाणा में। और उससे पहले जब चुनाव लड़ती रही है तो बीजेपी इंडियन नेशनल लोकदल के साथ जो है वो अलायंस में चुनाव लड़ती रही है। 2014 में अगर बात करें तो 2014 में अभय सिंह चौटाला आ जाते हैं चुनाव। इससे पहले रमेश आपको याद होगा जब ओपी चौटाला जीतते हैं तो 2010 में बाई इलेक्शन भी उसी के साथ होता है, क्योंकि शायद उचाना से भी ओपी चौटाला उस वक्त जीते। हाँ, इसमें 2009 में जब ओपी चौटाला जीतते हैं तो उसके बाद 2010 में जो है वो बाई इलेक्शन हो जाता है, क्योंकि ओपी चौटाला 2 जगह से चुनाव लड़े थे, एक जगह की सीट उन्होंने छोड़ी थी तो उस समय। और उस समय 2010 में जब चुनाव होते हैं, उपचुनाव होते हैं, तो उसमें जो है वो अभय सिंह चौटाला जो है वो उपचुनाव जीतते हैं। उसके बाद उनकी एंट्री है। हाँ, अभय चौटाला की एंट्री जो है वो इसमें कह सकते हैं कि विधानसभा में इस 2010 के उपचुनाव से हो चुकी थी। और इन्हीं चुनाव में जो है वो आदित्य देवीलाल जो है वो इनेलो से खफा होकर के जो है वो अपना अलग रास्ता जो है वो इख्तियार कर लिया था, क्योंकि लगातार उनका कहना था कि कवरिंग कैंडिडेट, ओपी चौटाला के कवरिंग कैंडिडेट जो होते हैं वो आदित्य देवीलाल को, हाँ, आदित्य देवीलाल को जो है वो बनाया गया था। उसके बाद में चुनाव जो है वो अभय सिंह चौटाला को लड़वा दिया तो आदित्य ने जो है वो वहां से किनारा कर लिया था। तो उसके बाद 2014 की अगर बात करें तो 14 में अभय सिंह चौटाला दूसरी बार चुनाव लड़ते हैं और जीत दर्ज करते हैं। 2014 में अभय सिंह चौटाला को 69,162 वोट जो वो मिलते हैं और 11,539 वोटों की लीड से जो है वो चुनाव लड़ते हैं। और कांग्रेस से इस बार जो है वो कांग्रेस ने चेहरा बदल दिया, भरत सिंह बेनीवाल की टिकट काट दी और उसका खामियाजा भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को यहाँ पे भुगतना पड़ा कि पिछले 2009 के चुनाव में जहाँ पे 48,000 वोट थे तो वहां पे जो है वो कांग्रेस ने केवल 11,491 वोट जो है वो रमेश बहादुर ले पाए। और ये बात भरत सिंह बेनीवाल लगातार कह भी रहे हैं, अपने हर इंटरव्यू में कहते हैं कि उनके अलावा अगर कांग्रेस किसी और को टिकट देती है तो जमानत भी नहीं बच पाएगी, उनके अलावा कोई नहीं है। खैर, वो पीछे के इतिहास की बातें, आने वाले समय में क्या कुछ होता है वो तो अभी जिक्र करेंगे, डिस्कस करेंगे। और उसमें बीजेपी से पवन बेनीवाल चुनाव लड़े थे और पवन बेनीवाल जो है वो 57,623 वोट जो है वो ले गए थे। एक अच्छा वोट बैंक इसको हम कहेंगे, जबरदस्त। और ये वो दौर है गुरविंदर जब बीजेपी की हरियाणा में एंट्री होती है, हरियाणा में सत्ता आती है 2014 में और ठीक ठाक सा रुझान देखने को मिल रहा था। यही रीजन है कि अमीरचंद मेहता 3618 वोट लेते हैं 2009 में और पवन बेनीवाल कांग्रेस बीजेपी से आते हैं तो 57,000 वोट जो है वो वहां तक पहुंच जाते हैं। तो ये 2014 का गणित है। और 2019 की बात करें तो 19 में, और यहाँ पे 2014 में जो है वो अभय सिंह चौटाला लगातार दूसरी बार विधायक जो है वो बनते हैं। 2019 की बात करें तो 2019 में भारतीय जनता पार्टी 5 साल सत्ता में रही थी। उसके बाद एक बूम इसको हम कह सकते हैं कि था कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी का लगातार चर्चाएं चल रही थी। उसमें भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के हालांकि वोट जो है वो कम आए थे 2019 में, लेकिन जीत का मार्जिन जो है वो थोड़ा सा बढ़ा था।
इनेलो से अभय सिंह चौटाला फिर मैदान में आते हैं, 57,055 वोट लेते हैं। और बीजेपी से फिर पवन बेनीवाल जो है वो मैदान में आते हैं और वो जो वो 45,133 वोट लेते हैं। और यहाँ पे जो है वो अभय सिंह चौटाला 11,922 वोट की लीड लेकर के लगातार जो है वो तीसरी बार विधायक जो है वो यहाँ पे दूसरी बार नहीं, तीसरी बार, माफ कीजिएगा, तीसरी बार विधायक यहाँ पे बनते हैं। और जेजेपी से ओपी सिहाग, यहाँ पे जेजेपी की एंट्री हो जाती है। जेजेपी का पहला चुनाव था, इनेलो का विघटन हो गया था, उसके बावजूद भी जो है वो 57,000 वोट जो है वो अभय सिंह चौटाला लेते हैं और जीत का मार्जिन थोड़ा सा बढ़ा था। पिछले बार 2014 में 11,539 था और 2019 में 11,922 जो है वो वोट बैंक जो है वो था, मार्जिन था, यानी कि 400 450 वोट जो है वो लगभग बढ़े हैं। और उसके बाद इनेलो उससे इंडियन नेशनल कांग्रेस से यानी कि भरत सिंह बेनीवाल जो है वो फिर से मैदान में आ जाते हैं। उनको जो है वो 35,383 वोट मिलते हैं। यहाँ पे भरत सिंह बेनीवाल के आने के बाद कांग्रेस 11,000 से फिर से जो है वो 35,000 पे पहुंच जाती है। तो कहीं ना कहीं भरत सिंह बेनीवाल जो बात कहते हैं उसमें दम जो है वो हमें लगता है, देखने को मिलता है। अच्छा, उसके बाद आगे अगर बात करें तो 2019 के बाद फिर एक किसान आंदोलन आता है। किसान आंदोलन आता है तो अभय सिंह चौटाला इस्तीफा दे देते हैं। और उसके बाद 2021 में शायद बाई इलेक्शन होता है, वो ये लास्ट 2021 में बाई इलेक्शन होता है। तो उसमें भी जो है वो हमें कांग्रेस की स्थिति कहीं ना कहीं देखने को मिलती है कि 2019 में कांग्रेस 35,000 वोट लेती है और 2021 के बाई इलेक्शन की अगर बात करें तो उसमें जो है वो कांग्रेस से पवन बेनीवाल 20,000 वोटों पे सिमट जाते हैं, यानी कि जमानत बचाने भी मुश्किल जो है वो वहाँ पे हो गई थी। ऐसे हालात जो है वो पैदा हो गए थे। 2021 के बाई इलेक्शन की अगर बात करें तो उसमें अभय सिंह चौटाला को 65,000 वोट आते हैं गुरविंदर। यहाँ पे देखिएगा 57,000 से 65,000 वोटों पे पहुंच जाते हैं, यानी कि जो 2014 में अभय सिंह चौटाला को वोट बैंक मिला था कहीं ना कहीं उसके नजदीक 4,000 वोट 3,000 वोट जो है वो लगभग कम यहाँ पे रहते हैं। 65,000 वोट जो है वो अभय सिंह चौटाला को मिलते हैं। गोविंद कांडा यहाँ पे बीजेपी से आ जाते हैं। गोविंद कांडा जो है वो 59,233 वोट लेते हैं। और पिछले अगर 2019 के चुनाव में पवन बेनीवाल की अगर बात करें तो उन्होंने जो है वो बीजेपी से 45,000 वोट लिए और ये 14,000 वोट जो है वो बढ़े थे। वो गोविंद कांडा के कारण कह लीजिए या फिर मैं नहीं मानता कि गोविंद कांडा के कारण बढ़े होंगे। ये वोट जो वो सरकार का पूरा तंत्र मंत्र, जो सरकारी सेवाएं जो है वो सारी वहाँ पे लगी हुई थी, सारे मंत्री, सारे जो एमएलए, पूरे हरियाणा का फोकस, यानी कि जिस भी जाति से कोई मंत्री था या कोई एमएलए था तो उस जाति के एमएलए को उस गाँव के लोगों के बीच में जो है वो ला करके खड़ा कर दिया। और मीनू बेनीवाल ने भी उपचुनाव में अच्छी खासी भूमिका जो है वो निभाई थी। तो उसके कारण जो है वो 14,000 वोटों का इजाफा जो है वो लगभग यहाँ पे बीजेपी को हुआ था। लेकिन चुनाव जो है वो फिर भी नहीं जीत पाई। यहाँ पे यूं कहना चाहेंगे कि अभय सिंह चौटाला का गढ़, इसको इनेलो का गढ़ यूं कहा जा सकता है कि सत्ता में रहने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी जो है वो इस ऐलनाबाद के इस गढ़ को जो है वो नहीं तोड़ पाई थी। इसका किसान आंदोलन का असर मान सकते हैं या फिर अभय सिंह चौटाला का इनेलो का गढ़ मान सकते हैं। इस दोनों ही जो फैक्ट्री इसमें काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ज़्यादा चर्चा जो है वो किसान आंदोलन की चल रही थी कि पंजाबी बेल्ट में किसान आंदोलन का ज़्यादा असर देखने को मिला था। उसके कारण जो है वो अभय सिंह चौटाला लगातार जो है वो चौथी बार विधायक 2021 के उपचुनाव में जो है वो बनने का खिताब जो है वो उनको प्राप्त हुआ था। कुल मिलाकर के कहें तो इस 2000 अगर बात करें तो 21 तक बाई इलेक्शन तक इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का यहाँ पे अच्छा खासा रसूख, अच्छा खासा दबदबा, परिवार के विघटन के बावजूद भी अभय सिंह चौटाला जो है वो यहाँ पे एक बहुत अच्छी लीड जो है वो लेकर के और यहाँ से विधायक जो है वो बनते हैं। और उसके बाद जो है वो उपचुनाव में भी जो है वो काफ़ी अच्छी जीत हमें देखने को मिली है। ठीक है रमेश, ये आंकड़ों का पूरा गणित है वो सिलसिलेवार तरीके से, बहुत गहराई से जो कि रमेश ने बताया। रमेश, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि अभी कांग्रेस की तरफ से भी इस बार इलाहाबाद विधानसभा से काफ़ी लंबी जो लिस्ट है वो आवेदन कांग्रेस हाईकमान को जो टिकट के लिए किए गए हैं। लेकिन इसी पर चर्चा करते हैं। कांग्रेस का आपको क्या लगता है इस बार किस तरीके का रुख रह सकता है, क्योंकि जब इनेलो का इसे गढ़ माना जाता है और अब तक पिछले लगातार
4 बार से विधायक अभय सिंह चौटाला यहाँ से पुनरावृत्ति उनकी हो रही है, बार बार वो विधायक बन रहे हैं। तो क्या लगता है इस बार बेनीवाल परिवार भी सीधे तौर पर कांग्रेस से टिकट चाह रहा है? तीनों बेनीवाल एक साथ चुनाव भी इस बार लड़ने के मूड में है, टिकट भी साथ में मांग रहे हैं। तो क्या कहता है कांग्रेस का इस बार का आपको सिनेरियो? हाँ बिल्कुल गुरविंदर, देखिएगा यहाँ पे अगर बात करें तो क्योंकि कहा जाता है कि राजा महाराजाओं के जो गढ़ हुआ करते थे उन गढ़ को भी ढा पाना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इनेलो का गढ़ ये ऐलनाबाद है और इतनी विपरीत परिस्थिति में भी जो है वो इनेलो का प्रत्याशी जो यहाँ से नहीं हारा। तो आगे आने वाले समय में जो है वो एक यूं कह सकते हैं कि बहुत बड़ा प्लस पॉइंट जो है वो इनेलो के लिए ये रहने वाला है कि आज तक के इतिहास में जो है अगर बात करें तो केवल एक बार जो है वो इनेलो हारी है और उसके बाद लगातार, उससे पहले और उसके बाद जो है वो लगातार इनेलो जो है वो जीतती यहाँ से आई है, चाहे किसी को भी खड़ा कर दिया। और अब तो परिवार से अभय सिंह चौटाला खुद यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो एक प्लस पॉइंट इसको जो है वो अभय सिंह चौटाला के लिए, इनेलो के लिए कह सकते हैं। रही कांग्रेस की बात, तो कांग्रेस में गुरविंदर बरसिंह बेनीवाल लगातार एक ही बात कहते हैं कि 2 बार उनकी टिकट कटी, कांग्रेस ने 2 बार किसी नए चेहरे को मौका दिया, हाल देख लिया क्या रहा। तो कहीं ना कहीं ये बात उनकी फिट भी बैठती है कि बरसिंह बेनीवाल जहाँ पे 45,000 वोट जो है वो कांग्रेस के लिए लेकर के आते हैं और या उनके समर्थन में, उनके पक्ष में वोट डलते हैं, तो वहीं दूसरी ओर अगर देखें तो टिकट कटने के बाद वही कांग्रेस जो है वो 10,000 और 20,000 पे जो है वो सिमट जाती है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक प्लस पॉइंट बरसिंह बेनीवाल का इसको हम कह सकते हैं। और बरसिंह बेनीवाल जो है वो काफ़ी मजबूत स्थिति में भी जो है वो लगातार हैं, लोग जो है वो उनके साथ लगातार जुड़े हुए हैं। एक तो उनके जो बयान हैं उनके लोग जो है वो दीवाने हैं, कायल हैं, और दूसरा जो वो काम करते हैं लोगों के कि विवाह शादी के बाद जिसका कोई तलाक का मुद्दा होता है, किसी लड़की के घर में कोई डोमेस्टिक वायलेंस होता है, इस तरह की घरेलू कलह जो होती हैं, वो पंचायतियाँ, वो जो मामले हैं वो बरसिंह बेनीवाल जो बहुत अच्छे तरीके से जो निपटाते हैं। इनका उनको माहिर माना जाता है, जैसे हमारे चैनल को बीमा का माहिर माना जाता है, तो वैसे में लड़की के मामले में अगर किसी तरह का कोई विवाद होता है तो उसमें बरसिंह बेनीवाल को माहिर माना जाता है। पंचायती तौर पे पकड़ उनकी अच्छी है, उसका बेनिफिट जो है वो कहीं ना कहीं बरसिंह बेनीवाल को जो है वो मिलता है। अब उसके बाद संतोष बेनीवाल की बात करें तो संतोष बेनीवाल जो है वो पहली बार राजनीति में आई हैं। इससे पहले तो अपने घर के कामों में व्यस्त थी, कहीं ज़्यादा इधर उधर अपनी ज़्यादा भागीदारी देखने को नहीं मिली थी। तो पहली बार राजनीति में आई, गांव में सरपंची का चुनाव लड़ा और सरपंची का चुनाव भी जो वो जीता, और वो उस परिवार के सामने जीता जो पहले से इनके परिवार का ही हिस्सा है। वो पवन बेनीवाल के भाई सरपंच थे, उनके सामने चुनाव लड़ा और संतोष बेनीवाल ने जीता। उसके बाद में काफ़ी अच्छी पॉपुलैरिटी जो है वो संतोष बेनीवाल को मिली। एक वो पिस्तौल से फायरिंग करने वाली रिवॉल्वर रानी के नाम से जो है वो जाना गया, या धाकड़ सरपंचनी के नाम से जो है वो उनका एक परिचय यूँ कह सकते हैं कि हुआ, दबंग महिला सरपंच के नाम से हुआ। तो वो भी जो है वो इस बार अपनी किस्मत आजमाने जा रही है, राजनीति में कदम रखा है, विधानसभा की टिकट की दौड़ में है। लेकिन आने वाले समय में क्या कुछ होता है वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बरसिंह बेनीवाल को तो हम इसलिए कह सकते हैं कि हमने देख रखा है। यहाँ पे अगर पवन बेनीवाल आते तो हम उनका कह सकते थे कि बरसिंह बेनीवाल के अलावा अगर पवन बेनीवाल को टिकट मिलती है तो जो है वो इतना अच्छा रिस्पॉन्स उनका पीछे नहीं रहा है। लेकिन संतोष बेनीवाल का रुझान हमने अभी तक नहीं देखा है, तो इस पर कुछ भी कहना पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कि बरसिंह बेनीवाल से ज़्यादा वो जो है वो वोट बैंक ले जाए, महिला है और जान पहचान अच्छी है, और हो सकता है कि जो पीछे 10,000 रहे उससे भी कम रह जाए। तो इस पे जो है वो कुछ सटीक हम नहीं कह सकते। कुल मिलाकर के क्या लगता है, क्या कह सकते हैं, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि अब तक जो बरसिंह बेनीवाल के अलावा कोई भी प्रत्याशी आया मैदान में तो इतना ज्यादा असर जो है वो नहीं दिखा पाया है। इस बार संतोष बेनीवाल के सामने एक चुनौती ये भी रहेगी कि बरसिंह, अगर संतोष बेनीवाल को टिकट मिलता है तो उनके सामने जीतने से बड़ी चुनौती ये रहेगी कि जो बाकी के जो 2 प्रत्याशी आए हैं उनसे अच्छा एक स्कोर करना, वो भी उनके लिए एक बहुत बड़ा टास्क जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। और उन बाकी कैंडिडेट्स को जो है वो असेंबल करना, उनसे जो है वो अगर कोई रूठ जाता है तो उसको मनाना, ये भी बहुत बड़ा टारगेट रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो ये कुमारी शैलजा की यहाँ से जीत हुई है, ये जो है वो प्लस पॉइंट संतोष बेनीवाल के साथ साथ बरसिंह बेनीवाल को जो है
वो मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर बात करें तो संतोष बेनीवाल के अलावा पवन बेनीवाल भी चुनावी मैदान में है, सुमित बेनीवाल भी है, युवा चेहरा है, भरत सिंह बेनीवाल के बेटे हैं, वो भी जो है वो एक अच्छी छवि यहाँ पे रखते हैं। पवन बेनीवाल की भी अच्छी छवि है, लेकिन कहीं ना कहीं जब भाजपा से चुनाव लड़ रहे थे तो उनकी छवि को जो है वो दागदार जो है वो जरूर कर दिया गया था लगातार लोगों के द्वारा और अपोजिशन के द्वारा जो है वो अभय सिंह चौटाला के द्वारा सीधा सीधा जो है वो उनका नाम लेकर के आरोप जो है वो लगाए गए थे। और उसके बाद हरपाल कासनिया है और कृष्णा फोगाट हैं, ये सिरसा से भी दावेदारी में है और ऐलनाबाद से भी दावेदारी अपनी जो है वो पेश कर रही है। और उसके बाद हनुमान सिंह जाखड़ हैं, हरविंदर सिंह, मनोज जांदू, ये भी एक बहुत अगर यूं कहें कि युवा चेहरा जो है वो इस बार मैदान में है और काफ़ी अच्छे कार्यक्रम भी जो है ये लगातार कर रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग देखते हैं इनके, तो इनका भी जो है वो एक युवा को टिकट की अगर दावेदारी आती है तो उसमें मनोज जांदू का नाम भी जो है वो कहीं ना कहीं गुरविंदर आ सकता है। उसके बाद भोला सिंह है, कुणाल खोड है, दीपेश बेनीवाल है, ये शायद संतोष बेनीवाल के बेटे हैं, उनका नाम भी जो है वो कहीं ना कहीं दावेदारी में जो है वो चल रहा है। और एक प्लस पॉइंट उनको ये मिलेगा कि संतोष बेनीवाल के बेटे हैं, संतोष बेनीवाल की जो जान पहचान है, अगर दीपेश बेनीवाल को टिकट मिलती है तो उसका भी एज जो है वो कहीं ना कहीं दीपेश बेनीवाल को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। संदीप कुमार बेनीवाल हैं, पूरन चंद हैं, राजेश कुमार है और मुंशी राम शोरान है। तो इसमें कुल मिलाकर के गुरविंदर अगर कहें तो मुख्य तौर पे जो चेहरे हैं वो तीन चेहरे ही कह सकते हैं कि राजनीतिक के अंदर जो है वो अच्छी खासी पकड़ जो है वो रखते हैं। मेन चेहरा जो है वो भरत सिंह बेनीवाल का है और दूसरा चेहरा पवन बेनीवाल का है, क्योंकि ये भी दो चुनाव जो है वो 3 चुनाव लड़ चुके हैं। और इसके अलावा अगर बात करें तो संतोष बेनीवाल का हालांकि राजनीति में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी एक पहचान जो है वो जरूर उन्होंने जो है वो बनाई है, तो ये कांग्रेस का जो है वो रहने वाला है। और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से अभय सिंह चौटाला घोषित हो चुके हैं और कहीं ना कहीं इनमें अगर बात करें तो बड़ा बेनिफिट जो है वो अभय सिंह चौटाला को यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई। ठीक है रमेश, अभी अगर हम बीजेपी की बात करें तो हालांकि बीजेपी से भी बहुत सारे लोगों ने आवेदन किया होगा, उनकी अभी तक जो लिस्टें हैं वो सार्वजनिक नहीं हो पाई, तो उसके बाद पता चल पाएगा किन किन लोगों ने आवेदन किया होगा। लेकिन आपको कौन लगता है, क्योंकि इस बार मीनू बेनीवाल ने भी सीधे तौर पर भाजपा को ज्वाइन किया और खास करके लोकसभा चुनाव में भी काफ़ी उन्होंने जो अग्रणी भूमिका है वो निभाई और इस बार भी वो टिकट की रेस में बहुत हैवी वेट में चल रहे हैं, तो क्या लगता है, क्योंकि हमने ये जिक्र किया कि अब तक के इन 15 चुनाव में बीजेपी कभी भी यहाँ पर कमल नहीं खिला पाई है। बीजेपी के लिए तो एक तरीके से इलाहाबाद विधानसभा एक बंजर भूमि है, तो क्या लगता है बीजेपी का दाव आपको कहाँ तक फिट बैठ रहा है? इस बार बीजेपी से कौन केदावर चेहरा हो सकता है? क्या लगता है बीजेपी का भी सबसे बड़ा फोकस इलाहाबाद पर रह सकता है? क्या गोविंद कांडा भी यहाँ से आ सकते हैं? देखिए गुरविंदर, बीजेपी के लिए केवल एक ऐलनाबाद विधानसभा नहीं बल्कि सिरसा जिला ही कह सकते हैं कि बंजर भूमि के तौर पे रहा है। हालांकि लोकसभा में जो है वो बीजेपी ने कमल जरूर यहाँ से खिला दिया था, लेकिन वो खिला खिलाया कमल जो है वो वापस चला गया है। यहाँ पे जो है वो फिर से हाथ ने जो है वो कमल के ऊपर अपना हाथ जो है वो रख दिया है कांग्रेस ने। तो बीजेपी के लिए तो ये बंजर ही कहेंगे विधानसभा के लिए। तो रही बात मीनू बेनीवाल की, तो मीनू बेनीवाल ठीक है, ऐलनाबाद उपचुनाव जब हुआ था 2021 का, उसमें मीनू बेनीवाल जो है वो एक बहुत बड़ा चेहरा बन करके जो है वो लोगों के बीच में बहुत बड़ा दानवीर बन करके, एक यूं कह सकते हैं कि फरिश्ता बन करके लोगों के सामने जो है वो उनकी छवि जो है वो पेश की गई थी। कहीं ना कहीं वो कुछ हद तक फिट भी बैठती हुई दिखाई दी कि गाँव के अंदर जो है वो उन्होंने जा करके विकास कार्य करवाए, काम करवाए, गौशालाओं के अंदर जो है वो पैसा दिया और उसमें जो है वो कहीं ना कहीं उनकी छवि जो है वो जरूर देखने को मिली थी। उसका ही बेनिफिट कहीं ना कहीं बीजेपी को जो है वो उपचुनाव में मिला था। अगर इस तरह से ना होता तो शायद अभय सिंह चौटाला जो है वो और बड़े मार्जिन से जो वो जीत दर्ज कर पाते। जहाँ पे अगर बात करें तो राजस्थान तक जो है वो उन्होंने पैसा जो है वो डोनेट किया है, दान दिया है। और उसके बाद जैसे ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, क्योंकि इससे पहले वो साझे तौर पे एक समाज सेवी के तौर पे थे, तो लोग उनके पास सभी पार्टियों के लोग जो वो जाया करते थे और वो ये भी कहते थे कि काम मैं कर रहा हूँ तो काम करवाइएगा, वोट अपनी इच्छा से
दीजिएगा, किसी को भी दीजिएगा। ये रीजन था कि उनके आवास के बाहर जो है वो एक बहुत बड़ा मेला जो है वो लगा रहता था, क्योंकि इनेलो के लोग भी वहां जाते थे, कांग्रेस के भी जाते थे, जेजेपी के भी जाते थे, बीजेपी के भी जाते थे, आम आदमी पार्टी के, बसपा के, जो भी मतलब कि जितनी भी पार्टियां, सभी पार्टियों के लोग उनके पास जाते थे। जैसे ही उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, तो बीजेपी ज्वाइन करने के बाद सिर्फ काम लेने वाले लोग जो है वो उनके पास जाया करते थे। काम हुआ उनके पास जो है वो उसके बाद जाना थोड़ा सा कम हो गए, इसमें जो है वो कोई दो राय नहीं है। और उसके बाद जैसे ही उन्होंने जो है वो लोकसभा इलेक्शन जब आया, तो लोकसभा में मीनू बेनीवाल का जादू जो है वो फीका पड़ता हुआ दिखाई दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि अगर उनका इतना जादू होता तो कहीं ना कहीं ऐलनाबाद विधानसभा से जो है वो भारतीय जनता पार्टी जीत सकती थी। लेकिन मीनू बेनीवाल से सवाल भी किया गया था कि आप एकदम जादूगर की तरह आते हैं और रातों रात पासा जो है वो पलट देते हैं, तो उसमें मीनू बेनीवाल का कहना है कि जादू हम दिखाएंगे, अभी चले जाते हैं, जादू दिखाने आ जाएंगे। तो वो जादू जो वो उनका नहीं देखने को मिला इस लोकसभा चुनाव में। तो कहीं ना कहीं उसका जो है वो नेगेटिव इफेक्ट जो है वो इस विधानसभा चुनाव में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि एक जो छवि थी उसको, मीनू बेनीवाल की जो छवि थी उसको जो है वो कहीं ना कहीं ठेस जरूर पहुंची है कि क्योंकि उसके विपरीत जो रिजल्ट है, हाँ, विपरीत जो इतनी बड़ी रिजल्ट लीड है, जो शैलजा को ऐलनाबाद से मिली, वैसे हाँ, तो 500 से मिली। हाँ 27,000 वोटों की लीड जो है वो वहाँ पे मिली है। हाँ, अगर वो वोटों की लीड जो है वो ऐलनाबाद से 5-7 हजार या 10 हजार तक भी रह जाती तो हम भी मान सकते थे कि हम्म। मीनू बेनीवाल का जादू कहीं ना कहीं चला है। तो अभय सिंह चौटाला को जो है वो जब जादू चला था तो अभय सिंह चौटाला को 6,000 वोट उपचुनाव में लीड मिली थी, और वो लीड बढ़ करके अब अभय सिंह चौटाला से भी ऊपर जो है वो 5 गुना के लगभग जो है वो चली गई। तो कहीं ना कहीं ये जादू जो वो नहीं कह सकते। हाँ, थोड़ा बहुत बेनिफिट जो लोगों के काम वगैरह करवाए हैं वो लोग, क्योंकि ये होता है कि जिसका अगर काम कोई करवा देता है बिना किसी शर्त के करवा देता है, तो वो लोग जो वो उसका एहसान नहीं भूलते। तो वो एहसान के बदले जो किसी का काम करवाया, किसी के ढानी के अंदर लाइट लगवाई या किसी का कोई रास्ता पक्का करवाया, जैसे पीछे सेम आई थी वो हिसार घाघर ड्रेन टूटने से जो पानी भर गया था, वो पानी निकलवाने के लिए भी काफ़ी सहयोग जो है मीनू बेनीवाल ने किया था। तो वो कुछ हद तक बेनिफिट जो है वो मिलता हुआ दिखाई उनको दे रहा है, मिलेगा। लेकिन अब मेन बात ये आती है कि क्या टिकट मिलेगी। टिकटों की दावेदारी के अंदर अगर बात करें तो मुख्य तौर पे 3 चेहरे जो है वो बड़े चेहरे अब तक जो है वो आ रहे हैं। उनमें से पहला नंबर मीनू बेनीवाल का है। जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया था उस समय ही जो है वो अंदेशा हो गया था कि मीनू बेनीवाल टिकट लेके आएंगे और चुनाव जो है वो लड़ेंगे। लेकिन अब संशय जो है वो थोड़ा सा बरकरार है, क्योंकि जैसे ही चुनाव डिक्लेयर हुए थे, चुनाव घोषित हुए थे, तो अमीरचंद मेहता को, जो कि 2009 में जो है वो चुनाव लड़ चुके हैं बीजेपी के टिकट पे, उनको जो है वो वापस दिल्ली बुलाया गया था। तो कहीं ना कहीं चर्चा ये भी चल रही थी कि अमीरचंद मेहता को जो है वो इस बार चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। उसके बाद तीसरा नंबर जो है वो आता है, वैसे तो दूसरे नंबर पे रखूंगा, लेकिन इनको जो है वो बुलाया गया था तो दूसरे नंबर पे इनका नाम जो है वो ले दिया। लेकिन दूसरे नंबर पे अगर बात करें तो निताशा सिहाग, पूर्व में जिलाध्यक्ष, पूर्व में जिलाध्यक्ष रही हैं, और उनका भी नाम जो है वो लगातार हम कह सकते हैं कि वो भी टिकटार्थियों में शामिल हैं। पीछे जब जिलाध्यक्ष नहीं थी, भाजपा की महिला मोर्चा की अध्यक्ष थी, उस समय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर थे, तो एक बहुत बड़ी मानव श्रृंखला उन्होंने जो है वो नशे के खिलाफ जो है वो खड़ी की थी। तो उससे भी जो है वो काफ़ी वाहवाही जो है वो उनको मिली थी। और एक साधारण गृहिणी से लेकर के जिलाध्यक्ष तक का और अब प्रदेश कार्यकारिणी की मेंबर तक का सफर जो उन्होंने तय किया, तो कहीं ना कहीं वो भी टिकटार्थियों की दौड़ के अंदर जो वो शामिल उनको माना जा सकता है। तो अगर ये तीनों में से कोई भी चुनावी मैदान में आ जाता है तो मीनू बेनीवाल और निताशा सिहाग और अमीरचंद मेहता, ये भी जो है वो कुछ भारतीय जनता पार्टी के नाम पे और कुछ उनका जो है वो पर्सनल रवैया भी अगर बात करें तो कुछ ठीक ठाक सा दिखाई दे रहा है। तो ये भी जो है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट डाल सकते हैं। ठीक है रमेश, बहुत संक्षिप्त आपसे टिप्पणी चाहूँगा। आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी का भी कोई आपको यहाँ पर असर नज़र आता है? जेजेपी भी एक अच्छे चेहरे के शायद तलाश में यहाँ पर होगी, तो कोई लगता है इसका थोड़ा बहुत आपको असर इस सीट पर आम आदमी पार्टी का कोई असर है?
बिल्कुल गुरविंदर, देखिएगा आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी ज़्यादातर पंजाबी बेल्ट में जो है वो काफ़ी एक्टिव हमें दिखाई दी है, क्योंकि पीछे जिला परिषद के जो चुनाव हुए थे उनमें भी कालांवाली, डबवाली और रानिया पंजाबी बेल्ट में अच्छी खासी भूमिका थी। लेकिन ऐलनाबाद में पंजाबी बेल्ट ज़्यादा नहीं है, और पंजाबी बेल्ट है तो मिक्सअप है, जट सिख भी उसमें है, कंबोज भी उसमें है, राय सिख भी है, मजहबी सिख भी हैं, और नामधारी भी जो है वो उसमें आते हैं। तो यहाँ पे जो है वो आम आदमी पार्टी का थोड़ा सा कम मुझे वर्चस्व जो है वो दिखाई दे रहा है रानिया की बजाय या दूसरे और इलाकों के बजाय, विधानसभाओं के बजाय। तो दूसरी अगर बात करें तो जेजेपी की, जेजेपी जब अपने पूरे बूम पे थी, जब एकदम से अचानक से पार्टी बनती है और इनेलो का एक विधायक रह जाता है और जेजेपी के 10 विधायक आते हैं, उस दौर में भी जेजेपी के ओपी सिहाग जो है वो 2019 में यहाँ से 7,000 का आंकड़ा भी नहीं छू पाते हैं। अब कहीं ना कहीं जननायक जनता पार्टी की थोड़ी खिलाफत जो है वो देखने को मिल रही है, उनके रास्ते रोके जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में भी हमने जो है वो परिणाम देखा, तो कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता कि जेजेपी भी इस बार भी जो है वो ऐलनाबाद उपचुनाव, ऐलनाबाद के चुनाव के अंदर जो है वो कहीं ना कहीं अपनी अहम भूमिका जो है वो निभा पाएगी। कुछ जो है वो कैंडिडेट पे भी, प्रत्याशी पे भी डिपेंड करता है कि प्रत्याशी कौन आता है। हो सकता है कि जेजेपी का विरोध हो लेकिन प्रत्याशी का विरोध ना हो, तो जेजेपी जो है वो एक अच्छी भूमिका जो है वो वहाँ पे निभा सकती है। और हो सकता है कि प्रत्याशी का भी विरोध हो और जेजेपी का भी विरोध हो, तो जो है वो जेजेपी जो बिल्कुल ही अपमानजनक स्कोर जो है वो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि दिखा सकती है। तो ये कुल मिलाकर के जो है वो कैंडिडेट पे जो है वो डिपेंड करता है। ठीक है रमेश, क्या लगता और है? जेजेपी से यहाँ पे मैं आपको गुरविंदर ये और बताना चाहूंगा कि ओपी सिहाग पिछली बार चुनाव लड़े थे, इस बार प्रत्याशी कौन होता है? क्योंकि जो सुरेंद्र जो है, एडवोकेट सुरेंद्र है, जो कि स्वर्गीय चौधरी भागीराम के बेटे हैं, वो एक चेहरा जो है वो जननायक जनता पार्टी का हो सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें गुरविंदर, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अंजनी लड्डा वो भी जो है वो एक अच्छा खासा चेहरा जो है वो हम कह सकते हैं कि जननायक जनता पार्टी के पास अल्टरनेट के तौर पे हैं। इन दोनों को अगर जननायक जनता पार्टी अगर दोनों में से एक पे भरोसा जताती है या इसके अलावा कोई और बड़ा चेहरा जो है वो तलाश करती है, तो वो जो है वो जननायक जनता पार्टी पे डिपेंड करता है कि आखिर कैंडिडेट जो है वो किसे चूज करती है। ठीक है, आपको क्या लगता है रमेश, क्योंकि इस सीट पर इकलौते भारत के विधायक रहे अभय सिंह चौटाला, जिन्होंने 3 कानूनों के खिलाफ किसानों के हित में इस्तीफा दिया, क्या इस बार भी उनको इस बात का फ़ायदा मिलेगा इस चुनाव में? और जिस तरीके से बीजेपी की खिलाफत हमने देखी है इस लोकसभा के चुनाव में, लेकिन 24 के इस सत्ता के सबसे बड़े हरियाणा के फाइनल में अभय सिंह के साथ कितना बड़ा एज किसान आंदोलन का आपको नज़र आ रहा है, और जो एंटी इनकम्बेंसी का भी कहीं ना कहीं लाभ आपको लगता है? हाँ बिल्कुल गुरविंदर, देखिएगा यहाँ पे ऐलनाबाद एकमात्र ऐसी सीट है जहाँ पे लोग जो है वो सरकार के अगर खिलाफ भी जाते हैं या सरकार के खिलाफ जाते हैं, तो वो कांग्रेस के पास जाने के बजाय इनेलो में जाना जो है वो पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पे लगातार उनका जो है वो गढ़ रहा है। गढ़ का मैंने पहले से ही बताया, एंटी इनकम्बेंसी होती भी है तो भी वो जो है वो इनेलो के साथ ही लगातार लोग जो है वो जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिछले चुनाव की अगर बात करें तो किसान आंदोलन का असर जहां उपचुनाव में देखने को मिला, वो कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट लेने की कोशिश जो है वो इनेलो के द्वारा जरूर यहाँ पे की जाएगी कि हमने किसानों के लिए इस्तीफा दिया और पूरे भारत देश के एकमात्र ऐसे विधायक थे जिन्होंने इस्तीफा दिया और किसी से अपनी कुर्सी जो है वो नहीं छोड़ी गई। और उसके बाद त्याग की मूर्ति का नाम भी जो है वो अभय चौटाला को दिया जाता है कि जिस तरह से ताऊ देवीलाल ने त्याग किया था, अपनी कुर्सी छोड़ दी थी, उसी प्रकार से जो है वो अभय सिंह चौटाला ने भी जो है वो अपनी कुर्सी छोड़ दी। और कहीं ना कहीं ये बात सत्य भी है, चाहे रीजन इसके पीछे जो मर्जी हो, लेकिन एज जो है वो बेनिफिट जो है वो अभय सिंह चौटाला को इसका जो वो मिला है। और आने वाले समय में भी इनेलो हमेशा अवश्य चाहेगी कि इसका बेनिफिट हमें मिले। और किसान आंदोलन का बेनिफिट पीछे वो उपचुनाव में मिला था, यही रीजन है कि सरकार के खिलाफ, सत्ता के खिलाफ, पूरे सरकारी तंत्र के सामने जो है वो अभय सिंह चौटाला ने जो है वो 6700 वोटों के लगभग जो है वो जीत दर्ज यहाँ पे की थी। ठीक है रमेश, आखिरी सवाल मैं पूछ लेता हूँ। आप बहुत महत्वपूर्ण सवाल खास करके कांग्रेस के लिहाजा है।
क्या लगता है इस बार आईएनएलडी के सामने बहुत, मुझे लगता है इलाहाबाद के इतिहास का बहुत ही निर्णायक फैसला है, वो कांग्रेस भी लेना चाहेगी, वो बीजेपी भी लेना चाहेगी। क्या लगता है इस बार कोई त्रिकोणीय मुकाबला रहने के कयास है, या फिर सीधे तौर पर जो फाइट है वो आईएनएलडी बनाम कांग्रेस से रह सकती है? लेकिन फिर से बार बार मैं कह रहा हूँ कि चेहरे पर बहुत निर्भर करता है, क्योंकि आप भी इसका जिक्र कर रहे हैं। तो क्या लगता है हैवी वेट में अगर कांग्रेस की तरफ से भरत सिंह बेनीवाल आते हैं और बीजेपी भी सोच समझकर चेहरा उतारती है, तो इस बार अच्छा खासा मुकाबला इस सीट पर हो सकता है? बिल्कुल, देखिएगा अगर तीनों प्रत्याशी जो है वो हैवी वेट अगर रहते हैं तो बिल्कुल त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पे जो है वो देखने को मिल सकता है। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि गढ़ तोड़ना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल सा प्रतीत हो रहा है। इसका बेनिफिट जो है वो गढ़ होने का इनेलो को जो है वो बेनिफिट मिलता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और अगर भाजपा से मीनू बेनीवाल अगर चुनावी मैदान में आते हैं तो लगातार चर्चा ये चल रही है कि अभय सिंह चौटाला जो है वो इस बार उनको मात जो है वो दे सकते हैं। भरत सिंह बेनीवाल आते हैं तो अभय सिंह चौटाला और मीनू बेनीवाल के बीच से जो है वो भरत सिंह बेनीवाल, क्योंकि कांग्रेस का इस बार जो लोकसभा में माहौल देखने को मिला तो भरत सिंह बेनीवाल इस बार जो है वो निकल सकते हैं। लेकिन ये कुछ कहा नहीं जा सकता कि कौन क्या होगा, कैसे होगा। ये तो आने वाले समय में जैसे प्रत्याशी घोषित हो जाएंगे उसके बाद थोड़ा सा हल्का सा क्लियर हो जाएगा कि आखिर क्या इस सीट पे जो है वो रहने वाला है। फिलहाल ना तो कांग्रेस का कैंडिडेट फाइनल है, ना बीजेपी का कैंडिडेट फाइनल है। तो ऐसे में इनेलो का कैंडिडेट फाइनल है, तो कैंडिडेट इनेलो का ही हैवी वेट अभी तक जो है वो लग रहा है। और अभय सिंह चौटाला जो कि लगातार बार बार यही कहते हैं कि दूसरी पार्टी का अगर आप विधायक बनाओगे तो विधायक तक सीमित रह जाओगे, और उनको अगर इनेलो का अगर विधायक बनाओगे तो मुख्यमंत्री आप जो है वो चुन रहे हो। ये चीज भी कहीं ना कहीं लोगों के दिल के अंदर घर कर जाती है। और लगातार इस बार अभय सिंह चौटाला एक बात और भी कहते हैं बार बार कि चिंता ना करो, इस बार जो है वो सरकार मुख्यमंत्री बनूंगा, चाहे वो जैसे मर्जी बने, अगर किसी को समर्थन देना पड़े तो मैं मुख्यमंत्री की शर्त पे समर्थन दूंगा, नहीं तो हमारा जो है वो सरकार हम बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक तो गुरविंदर विधायक बनना हो और एक विधायक के साथ मुख्यमंत्री बनना हो, तो कुछ एक लोग तो जो है वो उसी चक्कर में जो है वो साथ जो है वो चल पड़ते हैं। मतलब इन लोगों की लालसा मुख्यमंत्री तक को भी देखने की है। हाँ हाँ, मुख्यमंत्री को देखने की हर किसी की होती है गुरविंदर, क्यों नहीं होती। जब पीछे 2014 में जब भाजपा की सरकार जब आई थी तो भाजपा ने क्या किया था, यहाँ सिरसा में जो है वो सिरसा का कैंडिडेट दे दिया कि यहाँ पे इनको मुख्यमंत्री बनाएंगे। हिसार में कैप्टन अभिमन्यु का नाम निकाल दिया, उधर ओम प्रकाश धनखड़ का नाम निकाल दिया, फतेहाबाद में सुभाष बराड़ा का नाम निकाल दिया। यानी कि अलग अलग जगहों से अलग अलग जो है वो मुख्यमंत्री के चेहरे जो है वो पेश कर दिए कि हम इनको भी बना सकते हैं, इनको भी बना सकते हैं, इनको भी बना सकते हैं। तो वही रीजन था कि लोगों ने उनको जिता दिया। और जब पता चला कि मुख्यमंत्री इनमें से नहीं बना कोई, खट्टर साहब आ गए, तो अगली बार जो वो मंत्री बने हुए थे, जितनों का भी नाम मुख्यमंत्री की दौड़ में था, उन सभी को लोगों ने हरा दिया, चित कर दिया। तो वो भी चीज जो है वो मायने रखती है। तो उन लोगों ने उनको जिताया इसलिए था कि क्या पता मुख्यमंत्री ये बन जाए। तो यही रीजन है कि अभय सिंह चौटाला लगातार यही कह रहे हैं, और इनका क्लियर है कि अगर जब सत्ता के अंदर आते हैं तो मुख्यमंत्री जो है वो लगभग क्लियर है कि अभय सिंह चौटाला ही बनेंगे। तो ठीक है, ये इलाहाबाद विधानसभा से जुड़ी हर तथ्यों से पूर्ण, आंकड़ों से पूर्ण जो जानकारी है वो हमने आप तक पहुंचाई है। और बहुत ज़बरदस्त और रोचक इतिहास इस सीट का इसलिए है कि यहाँ पर 2009 और 5 को छोड़कर कभी भी त्रिकोणीय मुकाबला नहीं रहा है। खास करके मैं अगर 1982 से लेकर अब तक के उपचुनावों को जोड़कर देखूं तो आंकड़े कह रहे हैं कि कभी भी इन 2 चुनावों को छोड़कर, जिसमें सिर्फ ओपी केरवाला और मनीराम और सुशील ओंदोरा 2009 के चुनाव की 5 की बात की जाए, और 9 में अगर बात देखेंगे आप तो भरत सिंह, पवन बेनीवाल और अभय चौटाला, तो ये सिर्फ 2 ऐसे मुकाबले जहां पर त्रिकोणीय मैच हुआ। लेकिन उसके बाद तो सिर्फ 2 धड़ों के बीच में सीधे तौर पर टक्कर होती रही है। लेकिन 2024 के चुनाव में इस बार ऊंट किस करवट बैठेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन रमेश जाखड़ ने आपको हर तरीके से, क्योंकि वो लगातार वहाँ पर ग्राउंड जीरो पर रहकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं पिछले कई सालों से, वो बेहतर तरीके से बता सकते थे। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया भी है और हर तरीके से फैक्ट चेक करके भी उन्होंने बताया। लेकिन अगले सेगमेंट में हम नई विधानसभा के विश्लेषण के साथ फिर से मिलेंगे। और के हरियाणा को, आप तेज हरियाणा को फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो फॉलो करें, लाइक करें, और यूट्यूब पर हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब और ज्वाइन करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।